नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। सबसे पहले बात हरिद्वार की, जहां पर पॉड टैक्सी योजना का व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल योजना का ब्लूप्रिंट सामने आने के बाद अपर रोड पर पॉड टैक्सी का रूट निकालने पर स्थानीय व्यापारी आपत्ति जता रहे हैं। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले अपर रोड के व्यापारियों ने हाथ में डमरू, बैनर और तख्ती लेकर नारेबाजी करते हुए योजना का विरोध किया और इसका रूट बदलने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि अपर रोड से पॉड टैक्सी को ले जाने से न सिर्फ इस मार्ग पर कुंभ में निकाले जाने वाली पेशवाइयों पर फर्क पड़ेगा, बल्कि हरिद्वार का व्यापार भी चौपट हो जाएगा। व्यापारियों ने पॉड टैक्सी का रूट न बदलने पर कोर्ट में जाने की चेतावनी भी दी है। चलेगी तो दुकानें कैसे चलेंगी, यात्री कैसे चलेगा? यहाँ पेशवाई निकलती है, कुंभ मेले की सारी चीज निकलती है, कितने सारे जुलूस निकलते हैं, उसमें कैसे जो है आप जो उसको करोगे? तो इसका रूट जो है ललतारा रूट से रोडी बेल वाला होकर करा जाए, हमारा ये कहना है। बाकी स्वागत करते हैं, पॉड टैक्सी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने केवल रूट का विरोध कर रहे हैं। आज हमने पॉड कार का विरोध करा है। यह अपर रोड पर हमें नहीं चाहिए। इससे हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है, हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है। बड़ी बड़ी पेशवाइयाँ यहाँ निकलती हैं, शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है। इस रोड से बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ हमें पॉड कार की जरूरत नहीं है। इसका फूड कार्ट का रोड चेंज करा जाए, हमारी यही डिमांड है, शासन से भी, प्रशासन से भी, यहाँ जिलाधिकारी महोदय से भी। और नहीं तो अगर हमारी सुनवाई हुई तो हमारे को हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा। इसके स्टे में तो हम जाके रहेंगे। तो सुना आपने व्यापारियों का गुस्सा आखिरकार क्यों है, पॉड टैक्सी को लेकर वो विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं रुपेश वालिया, उन्हीं से समझते हैं। रुपेश, व्यापारी वर्ग को आपत्ति रूट डाइवर्जन को लेकर है, वो ये चाहते हैं कि उनका रूट जो है डाइवर्ट कर दिया जाए, बदल दिया जाए, या फिर पूरी की पूरी योजना को लेकर ही उनको गुस्सा है? क्या आखिरकार उनकी स्थिति है, किस बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं? लेकिन यहाँ पर पूरी योजना को लेकर व्यापारी में कोई आपत्ति नहीं है। व्यापारियों का साफ साफ कहना ये है कि ये जो पॉड टैक्सी का रूट है उसमें बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नगरी है हरिद्वार, और यहाँ पर तमाम शोभा यात्राएं, तमाम कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान तमाम पेशवाइयां यहाँ पर निकलती हैं। तो उसी को लेकर व्यापारी यहाँ पर विरोध में उतर आए हैं, क्योंकि बहुप्रतीक्षित योजना है पॉड टैक्सी की। नगर विधायक मदन कौशिक के प्रस्ताव पर हरिद्वार में, नोएडा के बाद हरिद्वार में पॉड टैक्सी की जो योजना है वो अमल में लाई गई है। अभी हाल ही में इसका ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, जिसको लेकर जो तमाम व्यापारी हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। जटवाड़ा पुल से लेकर और हल्की पौड़ी तक पॉड टैक्सी बनाने की योजना है। तो जो इसका रूट जब से व्यापारियों को पता चला है तो व्यापारियों ने लगातार इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। हालांकि व्यापारी ये भी कह रहे हैं कि पॉड टैक्सी का कोई विरोध नहीं है, केवल और केवल रूट का विरोध है। अब उन्होंने यहाँ पर डमरू थाली वाली बजाकर एक विरोध प्रदर्शन प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने किया है। उनका साफ साफ कहना यही है कि राज्य सरकार को और स्थानीय प्रशासन को पॉड टैक्सी की जो योजना है उसके रूट पर पुनः विचार करना चाहिए। अगर रूट पर पुनः विचार नहीं किया जाता तो उन्होंने कोर्ट जाने की चेतावनी भी राज्य सरकार को, स्थानीय प्रशासन को दी है कि यदि जो पॉड टैक्सी का रूट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया तो वो कोर्ट जाने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही साथ उनका साफ साफ कहना ये भी है कि जिस प्रकार से विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नगरी है हरिद्वार, यहाँ पर तमाम शोभा यात्राएं, कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान जो पेशवाइयां निकलती हैं उनमें वाकई जो पॉड टैक्सी का रूट है, जिस प्रकार से एलिवेटेड खंभों पे वो तैयार की जानी है पॉड टैक्सी, तो उससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शोभा यात्रा और पेशवाइयों के दौरान बड़ा ही दिक्कत परेशानी हो जाएगी यहाँ पर। बिल्कुल तो प्रभावित होंगे इस सब। ऐसे में रुपेश, इन्होंने अपनी मांगे तो रख दी हैं और चेतावनी भी दे दी है। क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन मिला? कहा गया है कि इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, कुछ रूट्स को बदलने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि अगर व्यापारी वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है तो यकीनन उनकी परेशानी का समाधान प्रशासन को निकालना है। क्या किसी तरह से बातचीत, आश्वासन मिला अभी तक? देखिए, अभी किसी प्रकार का कोई भी आश्वासन ना तो स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यापारियों को दिया गया है और ना ही राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों को दिया गया है। इसी को लेकर जब से ब्लूप्रिंट की चर्चाएं यहाँ पर हरिद्वार जनपद में, ये हरिद्वार सिटी में फैली है कि पॉड टैक्सी का ब्लूप्रिंट ये होगा, यहाँ से जो है रूट जाएगा जटवाड़ा पुल से लेकर हल्की पौड़ी तक का प्रस्तावित पॉड टैक्सी की जो योजना है वो प्रस्तावित है। तभी से ही कई बार व्यापारी जो है इस पूरी पॉड टैक्सी के रूट का विरोध कर चुके हैं।
और उनका साफ साफ कहना यही है कि जी। यदि रूट में कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ तो निश्चित रूप से वो कोर्ट जाने के लिए बाध्य है। चलिए अब यही देखना है रुपेश, आने वाले वक्त में किस तरह का इनको आश्वासन मिलता है या फिर जो व्यापारियों की चेतावनी है वो अपनी चेतावनी पर कायम रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इसको लेकर हम तक पहुंचाने के लिए। इधर लोकसभा चुनावों को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश संगठन में एक बार फिर से बगावती सुर दिखने लगे हैं। इस बार फिर से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के ऊपर हमला बोला। इससे पहले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी उन्होंने प्रदेश प्रभारी के ऊपर जमकर निशाना साधा था और एक बार फिर से प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश प्रभारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। प्रीतम सिंह ने देवेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दायित्व प्रभारी का होता है, प्रभारी उस दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आप दिल्ली में बैठक केंद्रीय नेतृत्व को गलत जानकारी दे रहे हैं। जो दायित्व प्रभारी का था, प्रभारी उस दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है और जब प्रभारी दायित्वों का निर्वहन नहीं करता तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है। लेकिन फिर भी कह सकता हूं कि उत्तराखंड का कांग्रेस का एक साथी राष्ट्र नेतृत्व के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है और राष्ट्रीय नेतृत्व में राहुल गांधी जी, खड़गे जी और सोनिया जी में पूरा विश्वास व्यक्त करता है, रखता है और मैं समझता हूं कि इसी के मद्देनजर जो है आज कांग्रेस संघर्ष। योगेश सेमवाल हैं हमारे साथ। योगेश, कांग्रेस एक बार फिर से उसी दौर से गुजर रही है, बगावती सुर फिर से दिखने लगे हैं, अंदरूनी कलह फिर से जगजाहिर हो रही है। आखिरकार क्या वजह है कि एक बार फिर ये इस तरह की स्थितियां कांग्रेस में दिख रही हैं? बिल्कुल, जैसे ही चुनाव सामने आते हैं, आमतौर पर अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं और पिछले कई चुनाव जो हमने देखे हैं, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं उत्तराखंड में बगावती सुर खूब उठने लग जाते हैं। अब लोकसभा के चुनाव हैं, उससे पहले ग्राम स्तर के चुनाव हैं, मेयर के चुनाव होने हैं और जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस समय अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में जो टॉप 3 नेता आते हैं कांग्रेस से, उनमें से एक है प्रीतम सिंह, सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इसके साथ ही पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने नेता जो है वो प्रदेश प्रभारी के ऊपर हमला बोल दिया है। ठीक है, जो विधानसभा चुनाव था उससे पहले भी उन्होंने हमला बोला था और उस समय हरीश रावत भी हमला बोले थे, जो उनके प्रदेश प्रभारी है उनके ऊपर। उनका कहना है कि देवेंद्र यादव यहाँ पर सिर्फ आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और चले जाते हैं। यही लगातार ये बातें चल रही हैं। जिस तरह से टिकट काटे गए थे, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष से उन्हें हटाया गया था, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष से भी उनको हटाया गया था, एकाएक ये सारी चीजें प्रीतम सिंह के साथ हुई थी और उन्होंने इसका सारी जिम्मेदारी जो है वो कहा था ये सब जो प्रभारी है उनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो हाईकमान को गलत जानकारी दे रहे हैं। और एक बार फिर से उन्होंने यही बात कही है कि वो लोग हाईकमान को गलत जानकारी देते हैं और इस तरह की जानकारी देना सही नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि संगठन को मजबूत कैसे करेंगे, आपके चुनाव है आपके सामने, तो वो कह रहे थे कि चुनाव में तो हर कार्यकर्ता लड़ेगा, लेकिन प्रभारी जिस तरह से लगातार गलत जानकारी दे रहे हैं वो सही नहीं है। प्रभारी को सही जानकारी आगे देनी चाहिए, या तो जो हाईकमान है उनको प्रभारी को बदलना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है और पहले भी वो कहते रहे हैं कि प्रभारी की जिम्मेदारी किसी अलग व्यक्ति को देनी चाहिए जो बहुत ज्यादा जिम्मेदार हो, जो बहुत ज्यादा सीनियर हो। किसी ऐसे व्यक्ति को जो है प्रभारी की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए जो आकर यहाँ पर राजनीति करते हैं और उसके बाद गलत जानकारी केंद्र में जाके देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश, आप रहिएगा हमारे साथ। तो बता दें आपको, अंदरूनी कलह एक बार फिर से कांग्रेस में दिखने लगी है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार 11 अप्रैल को बड़े स्तर पर प्रदेश भर में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। कार्यक्रम में बच्चों को निःशुल्क किताबें वितरित करने के साथ ही सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि स्कूल चलो कार्यक्रम के तहत सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश भर के स्कूलों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान बच्चों को निःशुल्क किताबें दी जाएंगी। साथ ही इस बार सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सरकारी स्कूलों से संबंध 4 लाख से ज्यादा बच्चों को भी किताबें वितरित की जाएंगी। स्कूल चलो अभियान हमारा 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है और पूरे प्रदेश में 11 अप्रैल को एक बहुत बड़े कार्यक्रम सभी स्कूलों में हम आयोजित कर रहे हैं। पहली बार राज्य सरकार ने जो हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे उनको तो हम किताबें फ्री देते थे। इस बार जितने एडिट स्कूल हैं उनके भी लगभग 4 लाख से ज़्यादा बच्चों को इस बार किताबें हम फ्री दे रहे हैं। और किताब देने का अभियान
भी हम उसका टेंडर हो गया है, एमओयू हो गए हैं और बहुत जल्दी जो है स्कूलों में किताबें पहुंच जाएंगी और बच्चों को सभी स्कूलों में निःशुल्क किताबें इस बार दी जाएंगी। इस बार चूंकि 4 लाख बच्चों को अतिरिक्त किताबें देनी थी, इसलिए जैसे बजट सत्र से बजट पास हुआ है वैसे हम लोगों ने उसका एमओयू कर लिया है और अब स्कूलों में 4-5 दिन से किताबें मिलना शुरू हो जाएंगी और पहली प्रदेश सरकार है यहाँ उत्तराखंड की जो कि एडेड स्कूलों को भी निःशुल्क किताबें देने का हमने निर्णय किया है। चलिए, हमारे साथ संवाददाता योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश, 11 अप्रैल को बड़े स्तर पर स्कूल चलो अभियान की फिर से शुरुआत और इसको लेकर कई कार्यक्रम पहले से आयोजित किए गए हैं। सरकार की कोशिश है कि हर बच्चा स्कूल जाए। किस तरह से इस अभियान को अमली जामा पहनाने की कोशिश सरकार की है? तो बिल्कुल सरकार अपने स्तर पर इस कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही सरकारी स्कूल जो है वो पैदा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के जब हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो बहुत तेजी से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है। अगर इंटरमीडिएट के स्कूलों को छोड़ दिया जाए, जो 5वीं क्लास तक के स्कूल होते हैं या जो 8वीं क्लास तक के जो स्कूल हैं, उन स्कूलों में तो हालत बहुत ज्यादा बदतर है क्योंकि वहां पर छात्र संख्या लगातार गिरती जा रही है और इसी को देखते हुए सरकार को कुछ न कुछ करने की जरूरत है। इसी वजह से इस अभियान को बहुत ज्यादा बड़ा माना जा रहा है क्योंकि ये अभियान अगर स्टूडेंट्स को फ्री में जो किताबें देता है, जो बच्चों को फ्री में ड्रेसेस देता है, वैसे अगर उत्तराखंड हम बात करें शिक्षा विभाग की तो ये पहले से भी ये सब चीजें करता रहा है, लेकिन इसमें एक नया जो है अब जोड़ दिया गया कि कुछ अन्य जो विद्यार्थी हैं उनको भी किताबें और ड्रेस ये सब मिलेंगे। तो सरकार इस चीज को आगे बढ़ाती है। अगर सरकार स्कूलों को बेहतर करती है, कोशिश तो बहुत सारी की जा रही है। खुद शिक्षा मंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि स्कूलों को बेहतर बनाया जाए ताकि छात्र संख्या ना गिरे। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में इस समय अगर एजुकेशन के देखा जाए, पॉलिसी देखा जाए तो सरकार उसके लिए कुछ न कुछ नया करती रहती है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी ये है कि लगातार फीस बढ़ा रहे हैं, लगातार वो जो है किताबों की बोझ बढ़ा रहे हैं, किताबों का पैसा बढ़ा रहे हैं, ड्रेसेस वो बहुत ज्यादा हर साल चेंज करते रहते हैं और इस वजह से वो गरीब अभिभावक जो है वो बच्चों को अपने प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाता है। लेकिन अगर सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर और इस तरह की सुविधाएं होती हैं तो उससे सीधे तौर पर अभिभावकों को ही फायदा मिलेगा, उन गरीब अभिभावकों को फायदा मिलेगा। इसे देखते हुए सरकार की स्कीम की जो नई शुरुआत करने जा रही है, अगर ये अच्छे से सही तरह से जमीन पर उतरता है तो बहुत अच्छा रहेगा प्रदेश के लिए। बहुत शुक्रिया आपका योगेश सेमवाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। देहरादून यातायात को सुगम बनाने के लिए राजधानी प्रशासन और यातायात पुलिस ने नई पहल शुरू करने की शुरुआत की है। इसके तहत ही भूस्वामी द्वारा अपने खाली प्लॉट को वाहनों की पार्किंग हेतु प्रयोग किया जा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए देहरादून डीएम सोनिका सिंह ने बताया कि देहरादून में पार्किंग की समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है। लोग सामान खरीदने जाते हैं और इधर उधर वाहन को खड़ा कर देते हैं, जिससे जाम की स्थिति वहां बन जाती है। डीएम ने अपील की है कि वाहनों को पार्किंग में ही खड़ा करें और साथ ही लोगों को भी अपील के तहत कहा गया है कि अगर आपकी नजर में कोई ऐसी जगह खाली हो जहां पार्किंग हो सकती है, उसके बारे में जिला प्रशासन और देहरादून यातायात पुलिस को अवगत जरूर कराएं। देहरादून शहर में आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ट्रैफिक कंजेशन का बहुत मेजर इशू हो रहा है और प्राय लोग जो हैं वो पार्किंग जो है वो ऑन स्ट्रीट कर देते हैं या कहीं भी रोक देते हैं। दुकान पे सामान लेते हैं तो रोक देते हैं, कहीं पार्किंग अवेलेबल है लेकिन तब भी बाहर पार्किंग कर रहे हैं। मेरी सभी से यही अपील रहेगी कि जो पार्किंग एरियाज हैं और वेल डिफाइंड पार्किंग एरियाज हैं, जहां जहां उपलब्ध हैं एटलीस्ट वहां पे आप पार्किंग में ही पार्किंग करें, जिससे कि ट्रैफिक जो कंजेशन और जाम की हमें इश्यूज आ रहे हैं वो कम हो। साथ ही साथ अगर किसी को कोई एरिया ऐसा लगता है जहां पे पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है जिला प्रशासन की मदद से और पुलिस ट्रैफिक पुलिस की मदद से, आप जरूर आगे आएं और हमें बताएं। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उस एरिया को चिन्हित करें और उसमें भी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। आलोक सेमवाल है हमारे से ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक, लगातार हम देख रहे हैं देहरादून में जाम की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसको लेकर जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई ऐसा समाधान निकाला जाए, लोगों को जागरूक भी किया जाए। क्या स्थिति इस वक्त नजर आ रही है? देखिए, अगर हम ट्रैफिक की बात करते हैं देहरादून में तो हमेशा से ही एक परेशानी रही है ट्रैफिक, और ऊपर से जब अब गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है तो लाखों की संख्या में सैलानी जो है मसूरी भी जाते हैं और मसूरी का जो मुख्य रूट है वो देहरादून से होकर निकलता है।
इसकी वजह से ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ जाता है और यही एक परेशानी रहती है लोगों के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। अगर लोग कहीं पे अपनी वाहन पार्क कर देते हैं किसी खाली सड़क पर, तो जाहिर सी बात है प्रशासन चालान करेगा और प्रशासन को भी जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें भी कई कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, इसीलिए जो है लगातार चालान भी किए जाते हैं। और जहां तक अब देखा जाए कि जो पार्किंग शहर में उपलब्ध है वो तो बेहद कम है ही, क्योंकि शहर के जो मुख्य मार्ग हैं उनमें पार्किंग की व्यवस्था जो है ना के बराबर इस वक्त है। तो वहीं अब यातायात पुलिस और जो जिला प्रशासन है वो संयुक्त रूप से एक पहल जो है करने जा रहा है, जिसके अनुसार उन खाली जगहों को पार्किंग स्थल बनाया जाएगा जहां पर गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। और कोई भूस्वामी यदि इंटरेस्टेड है अपनी जमीन को पार्किंग के उसमें देने के लिए, तो वो भी जिलाधिकारी और जिला प्रशासन से जो है बातचीत करके अपनी जमीन को दे सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आलोक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बात सरकार और जनप्रतिनिधि विकास के भले ही लाख दावे करते हों, लेकिन दसौली ब्लॉक के पाना गांव के 55 वर्षीय आनंदी देवी को कंधे पर अस्पताल ले जाती ये तस्वीरें इन दावों की पोल खोल देती हैं। दसौली ब्लॉक के पाना गांव की आनंदी देवी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सड़क न होने की वजह से गांव के युवाओं और अन्य लोगों ने बीमार महिला को 8 से 10 किलोमीटर कंधों पर पैदल लाकर अस्पताल पहुंचाया। ऐसी घटनाएं इससे पहले भी कई बार हो चुकी हैं, जब स्थानीय युवाओं द्वारा गर्भवती महिलाओं और घायलों या बुजुर्गों को अस्पताल तक पहुंचाया गया है और इसी तरह की चुनौतियां सामना उन्होंने की हैं। तो दुर्गम इलाकों की वजह से इस तरह की चुनौतियों का सामना अक्सर पहाड़ी इलाकों में करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सवाल प्रशासन और सरकारों से भी है कि आखिरकार वो विकास के दावे जो कर रही हैं वो विकास कहाँ हो रहा है। संदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बड़ी हैरानी की बात है कि आज भी जब विकास के इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। एक बुजुर्ग को लेकर जाया जा रहा है पैदल 8 से 10 किलोमीटर, ये युवा उनको पहुंचा रहे हैं अस्पताल में। क्या वजह है कि यहाँ तक जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं? जी बिल्कुल, आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है गांव के युवा हैं, पाना गांव के 8 से 10 किलोमीटर पैदल आकर एक 55 वर्षीय बीमार महिला को ले जा रहे हैं। स्वास्थ्य हाल के बहुत बुरे हाल वहाँ पे हैं। आपको बताना चाहूंगा, लगातार ग्रामीण जो है वहाँ पर सड़क मार्ग की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सड़क मार्ग वहाँ स्वीकृत नहीं हुआ है। पैदल ही लोगों को आवाजाही करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और शिक्षा के बहुत वहाँ पे जो है बुरे हाल हैं और लोगों को कई किलोमीटर, अगर कोई बीमार पड़ता है तो कई किलोमीटर पैदल चलकर जो है नीचे सड़क पर पहुंचाया जाता है, फिर वहां से अस्पताल जो बीमार आदमी को पहुंचाया जाता है। जी पूजा, बिल्कुल, यकीनन तस्वीरें देखकर कहा जा सकता है कि विकास नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। मामला देहरादून का है, जहां पर आईसीएसई बोर्ड के 2nd क्लास की अंग्रेजी की किताब ने अभिभावकों को हैरान कर दिया। किताब की शिकायत लेकर मनीष मित्तल नाम का एक व्यक्ति जिलाधिकारी सोनिका के पास पहुंचा, जहां उसने जिलाधिकारी को ये बताया कि उसका बेटा जो एक निजी स्कूल में 2री क्लास में पढ़ता है, वो अचानक घर पर आकर उन्हें मम्मी पापा की जगह अम्मी अब्बू कहने लगा। और अब उससे सवाल किया गया कि किसने उसे अम्मी अब्बू कहने की सलाह दी, तो पता चला कि उसकी अंग्रेजी की किताब में मदर फादर की जगह अम्मी अब्बू लिखा हुआ है। इस शिकायत का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने तुरंत शिक्षा अधिकारी को मामले की तफ्तीश की, उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि जो भी कार्रवाई इस मामले में हो सकती है वो जल्द की जाएगी। रामनगर में नशेड़ी के द्वारा चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। आए दिन चोरी की वारदातें सामने आने लगी हैं। नगर के कई इलाकों में खुलेआम नशे का अवैध कारोबार चल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आ रही है। नशेड़ियों पर अंकुश न लगने की वजह से लगातार चोरी की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं, जिसके चलते ग्राम मंगलवार में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार की रात अज्ञात नशेड़ी युवकों ने स्कूल की पेयजल लाइन को क्षतिग्रस्त किया, साथ ही लोहे के पाइप और अन्य सामान की चोरी करके फरार भी हो गए। प्रधानाचार्य कमलेश ने जब ये देखा तो स्कूल की पाइपलाइन चोरी होने के साथ ही उसके ताले भी टूटे पड़े थे, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल पुलिस को दी। प्रधानाचार्य का कहना है कि स्कूल में पहले भी 6 बार चोरी हो चुकी है, जिसमें पंखे, बर्तन, गैस सिलेंडर के अलावा कई सामान चोरी हो चुके हैं। मेरा नाम श्रीमती कमलेश कोठारी। स्कूल में चोरी हुई है, क्या चोरी हुआ, कितनी बार अब तक चोरी हो चुकी है?
मैं 2010 में यहाँ पर आई हूँ, उसके बाद से 6 बार यहाँ पर चोरी हो चुकी है। और उसमें स्कूल का अंदर पंखा, ग्रिल काट के, ताले तो कितने बार तोड़ दिए हैं। रात चोरी हुई, क्या क्या सामान गया? वर्तमान में जो हुई है वो रात में 3 बजे चोर आया है, बाथरूम का ताला तोड़ के अंदर घुस के बीड़ी, सिगरेट, शराब की बोतलें भी एक आध मिली हमें, और पीछे नल तोड़ गया। पूरा खाना पीना बाधित हो जाता है बच्चों का। पानी की भी दिक्कत? पानी की भी बहुत दिक्कत है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कितनी बार रिपोर्ट दे चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।